राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, शक्ति कुमार तक पढ़ लिया था अपन ने गोहिल वंश में, और उसके बाद जो शासक बने थे रण सिंह, इसी को कहा जाता है कर्ण सिंह। तो आज अपन रण सिंह से स्टार्ट करेंगे। रण सिंह जो था मेवाड़ का शासक, उसके काल में गोहिल वंश की जो शाखाएं थी उसका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि गोहिल वंश की शाखाओं का जो विभाजन था वो किसके समय हुआ, रण सिंह के समय हुआ था। ठीक है, रण सिंह के पुत्र दो थे, एक का नाम था श्याम सिंह जो कि रावल शाखा का, और एक का नाम था राहप, ये था सिसोदिया शाखा का। ठीक है, एक का नाम था राहप। जो श्याम सिंह था, ठीक है, श्याम सिंह के भी दो पुत्र थे, एक का नाम था सामंत सिंह और एक का नाम था कुमार सिंह। जो सामंत सिंह था, ठीक है, सामंत सिंह ये कहाँ पे चला गया था, वागड़ प्रदेश। क्यों गया था, अब मैं बताता हूँ कि श्याम सिंह के जो दो पुत्र थे, ठीक है, एक का नाम था सामंत सिंह, एक का नाम था कुमार सिंह। अब हुआ क्या था कि जो नाडोल का शासक था कीर्तिपाल चौहान, ठीक है, कीर्तिपाल चौहान ने इस सामंत सिंह पर क्या किया था, आक्रमण किया था 1172 ईस्वी में। जब इस पर आक्रमण किया सामंत सिंह पर, तो सामंत सिंह भाग करके कहाँ चला गया, बागड़ प्रदेश चला गया। ठीक है, सामंत सिंह कहाँ चला गया, भाग करके बागड़ प्रदेश में। और बागड़ प्रदेश में आकर किसने गोहिल वंश की स्थापना करी और बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन आता है कि बागड़ प्रदेश में, ठीक है, बागड़ प्रदेश आप जानते हो किसे कहते हैं, बागड़ प्रदेश एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गोहिल वंश की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, सामंत सिंह ने करी थी। उसके अलावा जो रण सिंह की जो दूसरा बेटा था राहप, सिसोदिया शाखा का, इसने क्या किया था, सिसोदिया गांव बसाया और वहां पर इसने सिसोदिया वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए एक बार, जो कीर्तिपाल चौहान नाडोल का था उसने सामंत सिंह पर क्या किया, आक्रमण किया और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। और श्याम सिंह भाग करके कहाँ चला जाता है, बागड़ प्रदेश चला जाता है। सामंत सिंह ने बागड़ प्रदेश में गोहिल वंश की स्थापना करी और बड़ौदा को अपनी राजधानी बना ली। और जो कुमार सिंह था, कुमार सिंह कीर्तिपाल से, और ये जो कुमार सिंह था ना, क्योंकि किसने क्या किया था, कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके अलावा जो इसका दूसरा बेटा था ना कुमार सिंह, ठीक है, इस कुमार सिंह ने वापस से कीर्तिपाल को हरा करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी, राहप ने, जो कि अपन ने देख लिया पहले ही भी। ठीक है, तो ये था रण सिंह। रण सिंह के बाद जो शासक बनता है वो था जैत्र सिंह। ठीक है, कौन बनता है, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का समय था 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी। जैत्र सिंह गुलाम वंश के समकालीन मेवाड़ का जो शक्तिशाली राजा था, कौन था, जैत्र सिंह था। ये बात कौन बोलता है, जीएच ओझा बोलता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग किसके समय का था, जैत्र सिंह के समय का था। ठीक है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग, तो ये कौन सा था, जैत्र सिंह का समय था, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, जैत्र सिंह की उपाधि, ये आपको ध्यान रखना है, रण रसिक। जैत्र सिंह की एक उपाधि थी जिसका नाम था रण रसिक। किसके अनुसार थी ये, डॉक्टर जीएच ओझा के अनुसार जैत्र सिंह की उपाधि रण रसिक थी। जैत्र सिंह ने अपने समय में एक युद्ध किया था जो काफ़ी फेमस है, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध है, भूताला का युद्ध। कब हुआ था, 1227 ईस्वी में। इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, हमीर मदमर्दन पुस्तक में, जिसका लेखक कौन है, जयसिंह सूरी। ठीक है, इस भूताला युद्ध की जानकारी किस में मिलती है, हमीर मदमर्दन में। ठीक है, और इसका लेखक कौन था, जयसिंह सूरी। इस युद्ध में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य होता है। ठीक है, भूताला का युद्ध किसके मध्य होता है, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इस युद्ध में जैत्र सिंह जीत जाता है और इल्तुतमिश हार जाता है। ठीक है, जब इल्तुतमिश हारता है तो हार के गुस्से में जब ये जा रहा था, हारने के बाद, तो ये जाते जाते जो नागदा है ना उदयपुर में, उसको नष्ट कर देता है। और नागदा इनकी राजधानी थी। जब इसको नष्ट कर दिया तो जैत्र सिंह ने पुनः दूसरी राजधानी किसको बनाई, चित्तौड़ को बना लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस युद्ध में जैत्र सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। एक का नाम बालक और एक का नाम मदन था। ठीक है,
मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक कहा जाता है जैतर सिंह को। क्यों? क्योंकि जब इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था तो जैतर सिंह ने दूसरी राजधानी किसको बनाई? चित्तौड़ को बना ली। इसीलिए इसको मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक कहा जाता है। आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया था जैतर सिंह ने, और जैतर सिंह के अंतिम काल में 1248 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था इसी के समय। ठीक है, और ये था जैतर सिंह। तो जैतर सिंह के बारे में क्या क्या याद रखना है? एक तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग, ठीक है, एक इसकी उपाधि रणरसिक, एक इसने कौन सा युद्ध किया? भूताला का युद्ध, जिसकी जानकारी हमीर मद मर्दन पुस्तक में मिलती है। और भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, और मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक जैतर सिंह को कहा जाता है। जैतर सिंह के बाद जो शासक बने वो थे तेज सिंह। ठीक है, कौन थे? तेज सिंह। और तेज सिंह का जो समय था 1253 से 1273 ईस्वी। तेज सिंह की रानी थी जैतल देवी। अभी जैतल देवी कौन थी? ठीक है, इस जैतल देवी ने क्या करवाया? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जैतल देवी ने क्या करवाया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तेज सिंह की उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जो दूसरे नंबर की उपाधि है ना, उमापति वारलब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, उमापति वारलब्ध। वो एक थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। ठीक है, उसके बाद इसी के समय यानी तेज सिंह के समय मेवाड़ का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ, ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आएगा। ये अपन राजस्थान की जो चित्रकला वाला जो चैप्टर आएगा ना, उसमें पढ़ेंगे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ये चित्रित ग्रंथ था, ये किसके समय रचा गया? किसके समय? तेज सिंह के समय। और इसके रचयिता कौन थे? इस ग्रंथ के रचयिता थे कमलचंद। ठीक है, और ये किसके समय चित्रित हुआ? तेज सिंह के समय। और किसकी विशेषता क्या है? ये ताम्र पत्र पर चित्रित है। तांबे का जो पत्र होता था इनके पहले के जमाने में, तो उस पर ये चित्र, ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया है ताम्र पत्र पर। तेज सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था समर सिंह। ठीक है, तेज सिंह का पुत्र कौन था? समर सिंह। तेज सिंह और समर सिंह दोनों ने ही जीवन पर्यंत दिल्ली के विरुद्ध क्या किया था? इन्होंने संघर्ष किया था। समर सिंह ने तुर्कों को गुजरात से निकाल करके गुजरात का उद्धार किया था इसने। ठीक है, समर सिंह ने, जिसका बेटा था तेज सिंह का, उसने तुर्कों को कहाँ से निकाला? गुजरात से निकाल करके गुजरात का उद्धार किया था। और जो बलबन था, ठीक है, बलबन जो शासक था, उसने अटैक जो किया था उसको विफल कर दिया था तेज सिंह ने। यानी बलबन ने तेज सिंह पर आक्रमण जो किया था उसको विफल कर दिया था तेज सिंह ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है तेज सिंह के बारे में। तो तेज सिंह के बारे में क्या याद रखना है? एक तो इसकी रानी जैतल देवी जिसने क्या बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। दूसरी इसकी एक उपाधि याद रखना है, उमापति वारलब्ध। ठीक है, और इसके समय एक मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ रचा गया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके रचयिता कमलचंद थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो शासक बनता है वो था समर सिंह। इसी का बेटा भी अपन ने पढ़ ही लिया। ठीक है, समर सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण वो वाला नहीं, रामायण वाला। ये कुंभकर्ण एक शासक बनेगा आगे जाकर के। नेपाल में जाकर के गुहिल वंश की नींव रखी थी इसने, कुंभकर्ण ने। समर सिंह को शत्रुओं का नाशक भी कहा जाता है। ठीक है, समर सिंह को क्या कहा जाता है? शत्रुओं का नाशक। इसके दरबारी शिल्पी, ये आपको याद रखना है, ट्रिपल केपी। अबे ट्रिपल केपी का मतलब देखिए, ये पहले के का मतलब है कैल सिंह, दूसरे के का मतलब है कल्लहण, तीसरे के का मतलब है कर्ण सिंह है ये, करम सिंह नहीं है ये, कर्ण सिंह। ठीक है, एक का नाम है पदम सिंह। ये तो थे इसके दरबारी शिल्पी। अब आ जाते हैं दरबारी कवि। दरबारी कवि में सबसे पहला दरबारी कवि था भावशंकर, एक था सुपचंद्र, एक का नाम पार्श्वनाथ, एक का नाम वेद शर्मा, एक का नाम था रत्न पर्व सूरी। ये आपको याद रखना है। इसी के समय, ठीक है, समर सिंह के समय कौन से शिलालेख मिले? एक तो मिला चीरवा का शिलालेख 1239 ईस्वी का, उसके बाद आबू का शिलालेख 1285 वाला, एक मिला दरीबा शिलालेख 1299 ईस्वी। ठीक है, समर सिंह की उपाधि देखिए आप। समर सिंह की सबसे पहली उपाधि शत्रुओं का संहार करने वाला यानी नाश करने वाला, जो अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे।
और ये इस बात की जानकारी मिलती है चीरवा अभिलेख में, ठीक है, चीरवा अभिलेख में। दूसरी उपाधि है शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, इस बात की जानकारी मिलती है कुंभलगढ़ लेख में, ठीक है। और तीसरी उपाधि तुर्कों से गुजरात का उद्धार किया था इसने, ठीक है, तुर्कों को गुजरात से भगाया था, इस बात की जानकारी मिलती है हमें अबुलेख में। अब बात करते हैं मेवाड़ का जो शासक था समर सिंह, और उस जो दिल्ली में जो शासक था उस समय एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। हुआ क्या था कि जो समर सिंह का सेनापति था एक निम्बा, और इधर से था एके का सेनापति नुसरत खां और उलुग खां। हुआ क्या था कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो दोनों सेनापति थे, ये सेनापति सेना लेकर के जा रहे थे कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, ठीक है। जब ये जाते हैं तो मेवाड़ से होकर के जाते हैं गुजरात, तो वहाँ पे मिल जाता है इनको निम्बा, ये जो सेनापति था ना इसका समर सिंह का, तो ये जाते समय इनसे क्या लेता है, टैक्स वसूल लेता है कि इस रास्ते से होकर जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों से टैक्स वसूल लेता है निम्बा, ठीक है। जब ये नुसरत खां और उलुगु खां अपनी सेना लेकर के सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में जो है वहाँ पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और उस मंदिर को लूट लेते हैं। लूट करके यहाँ से मूर्ति लेकर ले जा रहे थे, ठीक है, मूर्ति लेकर के जा रहे थे। कहाँ से होते हुए, जालोर होते हुए निकल रहे थे। लेकिन जालोर में उस समय शासक था कानड़देव चौहान, तो रास्ते में ही कानड़देव चौहान इन पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है। ये देखिए एके की सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए मेवाड़ से होकर के जाती है। वहाँ पर मेवाड़ का शासक समर सिंह का मंत्री नंबर टैक्स वसूलता है। और जब एके की सेना सोमनाथ मंदिर से मूर्ति लेकर के लौटते हुए जालोर से जाते हैं, तो वहाँ भी उन्हें कानड़देव चौहान उन पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और जो मूर्ति लेकर जा रहे थे उसको छीन लेता है, ठीक है। तो ये थी अपनी जानकारी किसकी, समर सिंह की। उसके बाद जो शासक बनता है वो था रतन सिंह, काफ़ी फेमस शासक है इसके बारे में। और रतन सिंह का समय था 1302, ये 1-2 साल तक ही रहा था। और इसमें क्या घटना घटी थी वो आपको मैं बताता हूँ अभी। रतन सिंह के पिता थे समर सिंह और भाई था कुंभकर्ण, ठीक है, उन्हें जो कि नेपाल में गुहिल शाखा की इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है, नेपाल में गुहिल शाखा की स्थापना करी थी। रतन सिंह की पत्नी थी नागमती और एक थी पद्मनी। जो पद्मनी वाली स्टोरी है वो भी मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। और रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल। अब देखिए आप इस मेवाड़ का शासक रतन सिंह और इसकी जो शादी होती है वो पद्मिनी से कैसे होती है, ठीक है। एक राजा था श्रीलंका का गंधर्व सेन, ठीक है, और इसकी रानी थी, गंधर्व सेन की रानी थी चंपावती। इन दोनों की एक पुत्री थी, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। और इस पद्मिनी के पास एक तोता था, हीरामन तोता। कौन सा तोता, हीरामन तोता। इस हीरामन तोते की खास बात ये थी कि ये मानव की यानी इंसानों की बोली की नकल कर लेता था। और ये उड़ते उड़ते, एक बार बताया जाता है इसे कहानियों में कि उड़ते उड़ते मेवाड़ चला गया ये तोता, ठीक है। कहाँ चला गया, मेवाड़ चला गया। अब हुआ क्या था कि ये इसको लेने के लिए यानी पद्मिनी अपने तोते को लेने के लिए मेवाड़ आ गई। और इस बात का पता चलता है किसको, राघव चेतन को, ठीक है। राघव चेतन इस पद्मिनी की सुंदरता को देख करके अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये इसको हासिल करने के लिए, पद्मिनी को हासिल करने के लिए जादू टोना करने लगता है। वो इसको अपने वश में कोशिश करने की कोशिश करता है, ठीक है, किसको, पद्मिनी को। और इस बात का पता चल जाता है किसको, रतन सिंह को, क्योंकि रतन सिंह को भी पता था कि पद्मिनी काफ़ी सुंदर है, उसने सुना था। जब इस बात का पता चला कि उसका जो दरबारी पंडित है रतन सिंह का, राघव चेतन, ये इस पद्मिनी पर जादू टोना करके अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, तो रतन सिंह ने इस राघव चेतन को क्या किया, मेवाड़ से बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया। अब हुआ क्या था कि जब राघव चेतन को बाहर निकाला तो ये बाहर निकालने के बाद ये कहाँ चला जाता है, एकी के पास दिल्ली चला जाता है। राघव चेतन कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और उसने क्या बताया, इस पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। तो एके भी सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी एक बार देखूं। तो एके ने किसको, रतन सिंह को, एके ने रतन सिंह को बोला कि पद्मिनी की बात, सुंदरता के बारे में पूछा। तो उसके बाद जब एके को जब सही बात नहीं बताई गई तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं चित्तौड़ पर आक्रमण करूं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के एके ने मेवाड़ पर आक्रमण किया।
सबसे पहले हुआ क्या था कि एके ने चित्तौड़ का घेराव किया था। वो क्या था, 28 जनवरी 1303 को पूरे चित्तौड़ को इसने घेर लिया था एके ने। ठीक है, अटैक नहीं किया था, अटैक करेगा 26 अगस्त 1303 को। ठीक है, अब अटैक किया तो एक तरफ हो गया रतन सिंह और एक तरफ था एके। ठीक है, रतन सिंह का सेनापति गोरा और बादल थे और रानी थी इसकी पद्मिनी। ठीक है, एके ने अटैक किया रतन सिंह पर और इस समय एके का दूत था सुरजा। ठीक है, और इस सुरजा को रतन सिंह के पास भेजा था संदेश के लिए कि अभी भी आपके पास वक्त है, जो ये पद्मिनी है जिससे आपने शादी कर रखी है, ये इसको लौटा दे। यानी ये एके भी इस पे शादी करना चाहता था, किससे, पद्मिनी से, लेकिन ये माना नहीं। ठीक है, तो एके ने इस पर अटैक किया रतन सिंह पर, और अटैक किया तो इस युद्ध में क्या होता है अभी बताता हूँ। ठीक है, और इस रतन सिंह का उस समय सेनापति था गोरा और बादल। ये कि एक्चुअल में जो गोरा और बादल थे ये पद्मिनी के चाचा और भतीजा ये अभी आगे आएगा ये। और इस युद्ध में क्या होता है कि पद्मिनी जौहर कर लेती है और रतन सिंह केसरिया करेगा। तो ये देखिए आप पूरी स्टोरी एक बार। श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन व रानी चंपावती की पुत्री थी पद्मिनी। पद्मिनी के पास मानव बोली की नकल करने वाला हीरामन तोता था, जो एक दिन उड़ते उड़ते चित्तौड़ा पहुंचा। हीरामन तोता ही रतन सिंह और पद्मिनी के विवाह का कारण बना। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन, जिसको काला चेतन भी कहा जाता है, नामक एक ब्राह्मण पंडित रहता था, जिसने पद्मिनी की सुंदरता को देखते ही उस पर जादू टोना किया, परंतु रतन सिंह ने उसे चित्तौड़ से निकाल दिया। फिर राघव चेतन दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा और वहां पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया तो एके ने आक्रमण करने की ठानी। एके ने 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ का घेराव किया और एके ने 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और बादल। इस युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए और इस युद्ध में रतन सिंह केसरिया करता है और पद्मिनी जौहर करती है। ठीक है, और राजस्थान का यह पहला अग्नि जौहर था। राजस्थान का यह पहला जौहर था, अग्नि जौहर 1303 में पद्मिनी के नेतृत्व में। ठीक है, मेवाड़ का पहला शाखा होता है 1303 में। जब एके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत जाता है तो उसका नाम क्या रखता है, खिजराबाद। ठीक है, अब एके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत जाता है तो यहाँ तो रहेगा नहीं, फिर वो वापस दिल्ली चला गया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंप दी थी। ठीक है, किसको सौंप दी, खिज्जर खां को सौंप दी थी। ये आपको याद रखना है कि एके ने एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या नाम रखा जीत करके, खिजराबाद, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंप दी थी। अब एके द्वारा मेवाड़ या चित्तौड़ पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे उसके। पहला तो बता ही दिया, रतन सिंह के परम सुंदरी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। दूसरा था चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व, और तीसरा था एके का महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी खिज्जर खां को सौंप दी तो खिज्जर खां भी वापस दिल्ली चला गया और उसने अपनी जिम्मेदारी मूछला मालदेव को सौंप दी। और मूछला मालदेव ने अपनी जिम्मेदारी किसको सौंपी, जयसिंह, जिसको जैसा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सौंप दी। तो इस समय किसका शासक है, किसका शासन है चित्तौड़ पर, जयसिंह का। और इधर से सिसोदिया गांव का जागीरदार था लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह का पुत्र था अरी सिंह, और अरी सिंह का पुत्र था हमीर सिसोदिया। और इस हमीर सिसोदिया ने 1326 में जयसिंह पर अटैक कर दिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस के अपने अधिकार में ले लिया। किसने, हमीर सिसोदिया ने। किसने, हमीर सिसोदिया ने। तो अब देखिए आप, इस सिसोदिया वंश की स्थापना किसने करी, हमीर सिसोदिया ने। हमीर सिसोदिया ने पुनः चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता, किससे, जयसिंह से। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, रतन सिंह, क्योंकि रावल शाखा और जो दो शाखा थी ना, एक तो रावल थी और एक सिसोदिया शाखा। तो सिसोदिया शाखा भी हमीर सिसोदिया से अपन स्टार्ट करेंगे। तो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ, रतन सिंह। मेवाड़ की खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किसने किया, हमीर सिसोदिया ने। ठीक है, एक ग्रंथ आता है पद्मावत ग्रंथ, ये 1540 में लिखा गया था। और इस पद्मावत ग्रंथ का रचयिता कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। किसके समय, शेर शाह सूरी के समय रचे था। उस समय दिल्ली पर शेर शाह सूरी का शासन था। उस समय इस पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई। पद्मावत ग्रंथ के आधार पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई आपको याद रखना है। पद्मावत ग्रंथ के आधार पर एक तो जफरुल लवली, ठीक है, जफरुल लवली ये एक पुस्तक है। ये इसके रचयिता कौन है, हाजी उदवीर, अकबर के समय लिखी गई। और दूसरी किताब थी तारीख के फरिश्ता, ठीक है, इसके रचयिता मोहम्मद कासिम फरिश्ता थे।
और किसके समय, जहांगीर के समय लिखी गई। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पद्मिनी की कहानी को ऐतिहासिक माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? ऐतिहासिक माना गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पद्मिनी की कहानी को क्या माना? ऐतिहासिक माना। जीएच ओझा ने पद्मिनी की कहानी को काल्पनिक माना है। ठीक है। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख, चित्तौड़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख ख्वाजाइन उल फतूह है, जिसके रचयिता अमीर खुसरो है, इस ख्वाजाइन उल फतूह में मिलता है। चित्तौड़ का जो पहला युद्ध हुआ था ना, इसकी जानकारी मिलती है किसमें? ख्वाजाइन उल फतूह में मिलता है। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध का उल्लेख इसके समय इसमें जो लक्ष्मण सिंह था, उसने अपने 7 पुत्रों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था इस युद्ध में। लक्ष्मण सिंह इस युद्ध में 7 पुत्रों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनमें से एक पुत्र था अरि सिंह और अरि सिंह का एक पुत्र था हम्मीर सिंह। इसी ने सिसोदिया वंश की स्थापना करी थी। ठीक है। चित्तौड़ तो एक के हाथ में आ गया था, लेकिन पद्मिनी नहीं पा सका था। इस चित्तहरण कथा को समाप्त करके मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है, क्या क्या बताया? चित्तौड़ को तो शरीर कहा, रतन सिंह को मन कहा, पद्मिनी को बुद्धि कहा, एके को माया कहा, सिंहल जो श्रीलंका है उस देश को हृदय कहा, राघव चेतन को शैतान कहा। इसकी उपमा देकर के लिखता है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। डॉक्टर दशरथ शर्मा एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जो रानी पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन ने आज ये जो रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह, वो कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लासेस में अपन सिसोदिया वंश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में सिसोदिया वंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।